जी जी, आप होस्ट बन गए हैं। स्क्रीन आ रही है? जी जी, अभी शेयर हो रही है सर। बाकी लोग भी हैंड रेज कर लें। सर मैं तो सोच रही हूँ आज नीचे ही कर लूं। क्यों मैडम? इतने एतराज करते हैं लोग। तो आज लोअर साइड से शुरू कर लेते हैं। डॉक्टर मरियम, डॉक्टर सादिया सईद। मैडम ये 2 केसेस आप ले लीजिएगा। जी सर। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। पहले थोड़ा सा अप्रोच पे डिस्कस करेंगे, तो केसेस बाद में दिखाऊंगा। थोड़े से केसेस हैं, ये 2 क्लासेस होंगी। आज थोड़ा अप्रोच डिस्कस करेंगे, फिर केसेस जो है वो नेक्स्ट में भी करेंगे और इसमें भी थोड़े से करेंगे। ठीक है सर? ओके 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 सर, ओके। ठीक है, तो मेरा नाम डॉक्टर ज़ीशान गयास है। मैं शिफा इंटरनेशनल से ट्रेनिंग की, FCPS में रेडियोलॉजिस्ट हूँ, DHQ हॉस्पिटल आखूज रिजर्व में। तो ये मेरा गांव है और इधर ही मैं जॉब कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो सबसे पहले हमने ये देखना ना कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, कि HRCT में हमने बताना है कि कौन सी डिजीज़ है। तो इसमें इम्पोर्टेंस ये है कि जो UIP है और जो नॉन NSIP या बाकी हैं, उनकी प्रोग्नोसिस में और ट्रीटमेंट में बहुत फर्क है। तो UIP में आप देख रहे हैं ना इस चार्ट में, इसका सर्वाइवल रेट बहुत कम होता है। तो ये पेशेंट के लिए बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होती है, इसलिए हमने डिफ्रेंशिएट करना होता है HRCT में। तो HRCT में जो हम बेसिकली जो हम देखते हैं वो हम देखते हैं सेकेंडरी पल्मोनरी नोड्यूल। तो इसके बारे में आपको आइडिया है सेकेंडरी लोब्यूल के बारे में? कोई बताना चाहेगा? सर ये बेसिक होता है यूनिट जिसकी 1 to 2.5 सेंटीमीटर डायमीटर होता है, ठीक और है। एक जो पल्मोनरी लोब्यूल होता है ना, उसके अंदर 12 एसिनस होते हैं। और तो जो एक लोब्यूल होता है सेंट्रियस पल्मोनरी लोब्यूल, उसमें सेंट्रल लोबुलर आर्टरी और ब्रोंक्यूल जाता है, और फिर डिवाइड हो जाता है वो एसिनर आर्टरी और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। जबकि जो वेन होती है और जो लिम्फेटिक सेगमेंटल लोबुलर सेप्टा में होते हैं। तो ये है एक बेसिक फंक्शन सर, इसके लिम्फेटिक्स 2 होते हैं, एक सेंट्रल लिम्फेटिक होता है और एक पेरिफेरल सिस्टम होता है। जो सेंट्रल है वो सेंट्रल ब्रोंक्यूल के साथ रन करता है, और जो पेरिफेरल लिम्फेटिक है वो सेप्टा में रन करते हैं, 2 लोब्यूल्स के बीच में, सेकेंडरी लोब्यूल के बीच में, उधर रन करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये आप इस डायग्राम में देख रही हैं, ये जो एक लिम्फेटिक आ रहा है, एक ये पल्मोनरी आर्टरी आ रही है। सर ईशान, जी सॉरी जी। सर, सर पिक्चर शो नहीं हो रही। जो फर्स्ट मेरे स्लाइड पास है ना आपका इंट्रोडक्शन, सिर्फ वही आया हुआ है। जी नेक्स्ट, जी जी वो मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ। जी नेक्स्ट करेंगे तो वो होगी। मैं नेक्स्ट किया हुआ है, पता नहीं क्यों नहीं हो रही है। यूं शेयर में जाके दोबारा स्क्रीन को शेयर। जी जी, स्क्रीन को शेयर करें। जी जी जी, अब पिक्चर आ गई है सर, तो ये जिस पे प्रोग्नोसिस। हाँ, ये आ रही है अभी लोब्यूल वाली। जी 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 सेकेंडरी जी जी लोब्यूल आ वाली। रही है सर। हाँ जी आ रही है सर। बिल्कुल ऐसे। तो जैसे बताया था कि ये आप पेरिफ्री में आप इसको देख रहे हैं कि इसके लिम्फेटिक्स आ रहे हैं, और सेंट्रल में भी इसके एक लिम्फेटिक चैनल होते हैं, साथ पल्मोनरी आर्टरी भी आपको इसमें नजर आ रही है, और ये ब्रोंक्यूल भी आपको नजर आ रहे हैं। तो इसके बेसिस पे हम इसकी डिफरेंट जो पैथोलॉजीज होती हैं वो डिफरेंट एरियाज को इन्वॉल्व करती हैं, और उसकी बेसिस पे हम डिजीजेस को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे सेंट्री लोब्यूलर एरिया है, जो कि सेंट्रल पार्ट है सेकेंडरी लोब्यूल का, तो वो अगर इन्वॉल्व होता है तो वो ज़्यादातर हमारे पास जो डिजीजेस आती है, हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस,
RBILD और सेंट्री लोब्यूलर एम्फाइसीमा में आती है। और जो पेरिफेरल जो हमारे पास इस लिम्फेटिक्स के थ्रू पेरी लिम्फेटिक एरिया में जो डिजीजेज आती हैं, तो सबसे ज़्यादा हमने कॉमन जो हमारे पास डिजीजेज आती हैं वो सार्कोइड आती है। उसके अलावा लिम्फेंजाइटिस, कार्सिनोमेटोसिस आ सकती है और पल्मोनरी एडिमा आ सकती है। तो इस सेकेंडरी लोब्यूल को हम HRCT में देख के और इनकी इन्वॉल्वमेंट देख के हम डिजीजेस को क्लासिफाई कर सकते हैं कि कौन सी डिजीज कौन सी है। तो HRCT को इंटरप्रेट करने के लिए हमने 3-4 चीज़ें देखनी होती हैं। एक तो हमने देखना होता है कि इसमें डोमिनेंट पैटर्न कौन सा है, आया ये रेटिकुलर पैटर्न है, नोडुलर पैटर्न है, या कोई कंसोलिडेशन है, हाई एटीन्यूएशन या कोई लो एटीन्यूएशन सिस्टिक एरियाज हैं। तो उसके बेस पे हम डिफरेंशिएट करेंगे डिफरेंट पैथोलॉजीज को। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन सेकेंडरी लोब्यूल में क्या है, जैसे हमने भी देखा था कि सेंट्री लोब्यूलर है तो RBILD और हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस को हम सोचेंगे। अगर पेरीलिम्फेटिक है तो हम सोचेंगे कि वो सार्कोइड है या लिम्फेंजाइटिस कार्सिनोमेटोसा है या पल्मोनरी एडिमा है। और रैंडम है तो रैंडम में उसका डिफरेंशियल्स हैं, जैसे ट्यूबरकुलोसिस, मिलियरी ट्यूबरकुलोसिस में हो सकता है, मेट्स में हो सकता है और फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। उसके अलावा डिजीज की इन्वॉल्वमेंट के कौन सा जगह इन्वॉल्व है, अपर लोब इन्वॉल्व है, लो लोब इन्वॉल्व है, सेंट्रल या पेरिफेरल। तो सबसे पहले हम रेटिकुलर पैटर्न देखते हैं। तो रेटिकुलर पैटर्न आया स्मूथ हो सकता है या कोर्स हो सकता है। तो ये जो एक्सियल सीटी है इसमें आप देखें कि ये बड़ी स्मूथ इंटरलोब्यूलर सेप्टल थिकनिंग इस पे नजर आ रही है। तो और साथ आपको इसमें प्लूरल इफ्यूजन भी नजर आ रही है। तो ये अगर हमारे पास स्मूथ आती है और ऐसी पिक्चर आती है तो ये हमारे पास पल्मोनरी एडिमा है। और इसके साथ ही एक और HRCT लगा हुआ है जिसमें स्मूथ इंटरलोब्यूलर सेप्टल थिकनिंग है, लेकिन इसके साथ ग्राउंड ग्लास पेस्टीज भी आपको नजर आ रही है। और ये ग्राउंड ग्लास पेस्ट के साथ हमें क्रेजी पेविंग अपीयरेंस दे रही है। तो ये जो केस था ये हमारे पास किस चीज का था, क्रेजी पेविंग हेमोटोटिनोसिस। हाँ, मोस्ट कॉमन ये है। इसके ब्रॉड डिफरेंशियल्स होते हैं, रेडियोपीडिया में आप देख सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन अल्वियोलर प्रोटीनोसिस आपको दिखाया जाएगा। और अगर आपके पास कोर्स इंटरलोब्यूलर सेप्टल थिकनिंग आ रही है, जैसे इसमें देखेंगे आपको नोड्यूल्स भी नजर आ रहे हैं और कोर्स इंटरलोब्यूलर सेप्टल थिकनिंग यूनिलैटरल आ रही है। और साथ आपको कोई और एविडेंस भी मिलेगा कि ये कोई इसमें ब्रेस्ट में कोई मैस मिल जाएगा या कोई और एविडेंस लिटिक लीजन मिल जाएगा। तो ये लिम्फेंजाइटिस कार्सिनोमेटोसिस का केस है ये वाला। और ये जो साथ आपके राइट साइड पे है तो इसमें आप देखें कि इंटरलोब्यूलर सेप्टल थिकनिंग कोर्स है और हनी कूमिंग हो रही है और ज्यादा लंग बेसिस इन्वॉल्व है। तो ये हमारे पास UIP आ गया। सर कोर्स का क्या मतलब है इसमें? कोर्स और स्मूथ, कोर्स यानी जो रफ टाइप होती है ना, अगर आप इसको देखें तो इसमें काफी स्मूथ किस्म की इंटरलोब्यूलर सेप्टल थिकनिंग है और इसमें थोड़ी सी रफ किस्म की है। तो जो रफ टाइप होती है वो फिर इसमें ये दो डिफरेंशियल्स आ जाती है, जिसमें कार्सिनोमेटोसिस आ जाता है और साथ हमारे पास इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस या UIP आ जाता है, या इरेगुलर कोर्स, इरेगुलर नोडुलर। ठीक है, तो इसके डिफरेंशियल जो मैंने बता दिए थे कि स्मूथ होगी तो अल्वियोलर प्रोटीनोसिस आपको दिखा दिया है, एडिमा हो सकता है। अच्छा, लिम्फेंजाइटिक कार्सिनोमेटोसिस में स्मूथ भी हो सकता है और नोडुलर भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा फिर इसके डिफरेंशियल्स में लिम्फोमा, सिलिकोसिस या सार्काडोसिस, लेकिन आपने सार्काडोसिस को ज्यादा सोचते हैं अगर नोडुलर टाइप ऑफ वो है। अच्छा, अभी नोडुलर थिकनिंग जो होती है वो 3 किस्म की होती है, या वो रैंडम हो सकती है कि उसकी कोई पैटर्न नहीं है, पूरे लंग्स में फैला हुआ है, या सेंट्री लोब्यूलर होती है। सेंट्री लोब्यूलर जो होती है ना वो अवे फ्रॉम द प्लूरा सरफेस होती है। प्लूरा जो आप देख रहे हैं, प्लूरा की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, इससे ये अवे होती है। और सेंट्री लोब्यूलर जो हमने उसमें सेकेंडरी लोब्यूल का देखा था एनाटमी, तो इसके सेंट्री लोब्यूलर इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इसके डिफरेंशियल भी मैंने उस वक्त भी बता दिए थे कि टॉप 2 चीजें आपने इसमें सोचनी है, RBILD और आपने हाइपर सेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस को, सब एक्यूट को सोचना है। ठीक है, और तीसरी चीज जो आती है वो पेरीलिम्फेटिक्स। तो उसमें आपको फीचर्स के अलोंग नोडुलैरिटी मिलेगी और प्लूरा सरफेस इन्वॉल्व मिलेगी। अब आप देखें कि अगर आपको एक HRCT उसमें नोड्यूल्स मिल रहे हैं काफी,
तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि प्लूरा इन्वॉल्व है कि नहीं है। अगर प्लूरा इन्वॉल्व नहीं है तो मोस्ट लाइकली सेंट्री लोबुलर डिस्ट्रीब्यूशन में होगी, और जब सेंट्री लोबुलर डिस्ट्रीब्यूशन में होगी तो आपके पास डिफरेंशियल जो आ जाते हैं वो हाइपर सेंसिटिविटी, न्यूमोनाइटिस और RBILD टॉप पे आ जाते हैं। अगर आपने देखा और आपको उसमें प्लूरा इन्वॉल्व लग गई, तो जैसे कि इसमें प्लूरा के इर्द गिर्द भी है, तो फिर उसके बाद आपने देखना है कि सब प्लूरल सेप्टल पेरीब्रोंकोवेस्कुलर है या डिफ्यूज है। अगर डिफ्यूजली प्लूरा में भी है और डिफ्यूज भी है तो उसमें आपके पास वो मेटास्टेसिस, टीबी और फंगल इन्फेक्शन आ जाएगी, जो कि रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन में आती है। और अगर पेरीलिम्फेटिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो सबसे ज्यादा आप सोचेंगे सार्कोइड को टॉप पे, और उसके बाद आपके पास बाकी डिफरेंशियल्स आ जाएंगे और लिम्फेंजाइटिस, कार्सिनोमेटोसिस। अभी पेरी लिम्फेटिक दिखा दिया, देखें आप इसमें प्लूरा इन्वॉल्व है, तो प्लूरा इन्वॉल्व होगी। उसके बाद हमने देखना ये रैंडम है या ये पेरी लिम्फेटिक है। तो इसमें देखें कि जो फिशर्स है उनके लॉन्ग भी चल रहे हैं, तो फिशर्स के लॉन्ग चल रहे हैं, तो इधर फिशर्स के लॉन्ग ये लिम्फेटिक चैनल्स होते हैं, तो ये इन्वॉल्व है। तो इसमें हम सबसे सार्कोइड ही सोचेंगे। इसकी डिफरेंशियल वही टॉप पे होगा, उसके जाइटस कार्सिनोमेटोसिस, सिलिकोसिस भी हो सकता है। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन प्लूरा इन्वॉल्व है, लेकिन कोई लिम्फेटिक यानी पेरी फिशर्स के अलोंग इस तरह नहीं है। जो नोड्यूल्स हैं वो सारे रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। तो इसमें हमारी जो डिफरेंशियल्स आएंगे वो मिलियरी टीबी आएगी। इसके अलावा मेट्स में इस तरह की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है और फंगल इन्फेक्शन। ये 3 डिफरेंशियल्स आपने सोचते हैं। सर ईशान, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग सर। जी, जी। आवाज जो नहीं साउंड पूछे। है डिस्टॉर्टेड हो जाती है, डिस्टॉर्शन है सर वॉइस में, जैसे कि कोई नेट का आई थिंक सो इशू हो, या फिर चलते चलते आवाज जो है उसमें डिस्टॉर्शन आ जाती है। डिस्टॉर्शन आती है, मैं हॉटस्पॉट से ट्राई करता हूँ, नेट चेंज करता हूँ। जी सर। मुझे 1 मिनट। जी 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 जी। मुझे बस 1 मिनट लगेगा, मैं नेट। जी जी, आप इजी होके सर आराम से कर लें, कोई बात नहीं। आ रही है आवाज? जी जी, आवाज आ रही है। अच्छा, क्लियर है अभी पहले से। का लगता है नेट का इशू है, जरूरत है सर की आवाज आगे? बिल्कुल ही चली गई है। हेलो। जी जी सर ईशान। सर आप जी जी। सर आपकी आवाज बिल्कुल ही चली गई है।
नहीं सर भाई जीशान कुछ आप बेहतर जी जी हुआ अभी? सर आवाज आप लॉस्ट बिल्कुल ही। सर आवाज नहीं आ रही। अभी भी नहीं आ रही? सर जी अब जी बेहतर सर हुई है, बीच में नहीं आई थी। आप बोले सर, फिर पता चलता है। चलो यार, मैंने तो इधर भी इश्यूज हो रहे, इस्लामाबाद में, गिलगित में तो वैसे ही नेट नहीं आता। अच्छा ये प्लीज कंटिन्यू सर। जी जी जी, बस ये जो मैंने बताया था कि, एक मिनट, हम नोड्यूल्स देखेंगे अगर प्लूरा इन्वॉल्व है और उसमें लिम्फेटिक चैनल्स इन्वॉल्व हैं और फिशेस इन्वॉल्व हैं तो सार्कोइडोसिस सोचेंगे। अगर अगर रैंडम इन्वॉल्वमेंट है तो मेट्स, मिलियरी टीबी या फंगल इन्फेक्शन सोचेंगे। और अगर प्लूरा इन्वॉल्व नहीं है तो सेंट्रल लोब्यूलर इन्वॉल्व होगा और हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस इसमें होगा। इसके बाद आवाज आ रही है मेरी? जी जी सर, बेहतर है पहले से। जी जी, हाँ पहले से बेहतर है, ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास मोज़ेक एटीन्यूएशन आ सकता है या ग्राउंड ग्लास आ सकती है या कंसोलिडेशन आ सकती है। तो कोई बताएगा कि ग्राउंड ग्लास और कंसोलिडेशन में क्या फर्क? सर ग्राउंड ग्लास में जो है अंडरलाइंग वेसल्स जो है वो नजर आती है, कंसोलिडेशन में वो नजर नहीं आती। हाँ, ये इसका मेन पॉइंट है। और इसमें फिर एक्यूट ग्राउंड ग्लास और क्रॉनिक ग्राउंड ग्लास, अगर आपके पास एक्यूट ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज आ रही है तो उसमें पल्मोनरी एडिमा, पल्मोनरी हेमरेज, एटिपिकल नमोनियाज, जैसे हमारे पास अभी कोविड में भी होता है पीसीपी वायरल नमोनिया या एआरडीएस। और अगर हमारे पास क्रॉनिक ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज हैं जो कि चलती आ रही हैं तो फिर हम एनएसआईपी सोचेंगे, हाइपर सेंसिटिव न्यूमोनाइटिस सोचेंगे, कूप सोचेंगे, और ब्रोंकोअल्विलर कार्सिनोमा, लिपाइड नमोनिया, और ये इसमें ये, ठीक है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट स्लाइड है और ये सब इनको समझ कर रही है। अब हमारे एग्जाम में मैंने 2 दफ़ा एग्जाम दिए और मेरे एक्सपीरियंस ये है कि वो जो वो आपका एग्जामिनर जो लाता है वो कॉमन चीज़ें ही लाता है। कॉमन चीज़ों को, अनकॉमन चीज़ों को कॉमन मोडेलिटी में दिखाता है और कॉमन को थोड़ा सा अनकॉमन मोडेलिटी में दिखाता है। तो अगर आपके पास HRCT आएगा तो वो इसी में से आएगा, कोई टेढ़ी चीज़ नहीं लाएगा, वो टिपिकल चीज़ ही लाएगा। तो हमारे पास सबसे पहला जो है वो यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया है। तो यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया की जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है सिटी में वो एपिको बेजल ग्रेडियंट होते हैं, यानी नीचे ज़्यादा होता है ऊपर कम होता है, ठीक है। और इसमें इसके साथ क्या HRCT के फीचर्स होते हैं? HRCT के फीचर्स ये होते हैं कि इसमें हमें हनीकॉम्बिंग मिलती है, रेटिकुलर ओपेसिटीज मिलती हैं, ट्रैक्शन ब्रोंकिक्टेसिस मिलती है और साथ आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन मिलती है और ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी भी मिल सकती है। NSIP में सब प्लूरल इन्वॉल्वमेंट होती है और सब प्लूरल स्पेयरिंग होती है और इसमें कोई इतना ऑब्वियस ग्रेडियंट नहीं होता जिस तरह UIP में होता है। लेकिन इसमें डोमिनेंट फीचर जो होता है वो ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज होती है, ठीक है। इसकी फिर फर्दर 2 टाइप्स होती हैं, सेलुलर और फाइब्रोटिक, जिसमें आर्किटेक्चर डिस्टॉर्शन और अट्रैक्शन ब्रोंकिटिस होती है, वो ज़्यादातर हमारा फाइब्रोटिक टाइप होता है। और सेलुलर टाइप में सिर्फ हमें रेटिकुलेशंस और ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास तीसरी जो डिजीज आती है वो आती है कूप। कूप में हमारे पास पैची, पेरिफेरल, पेरीब्रोंकियल और बेजल प्रीडोमिनेंट हमारे पास ओपेसिटीज आती हैं, कंसोलिडेशंस आती हैं। ये कंसोलिडेशंस आप इस पेशेंट को फॉलो करेंगे तो ये माइग्रेट करेंगी, ठीक है। और इसमें ये होगा कि आपके पास एक पेशेंट आया जिसमें इस तरह की पिक्चर थी, पेरिफेरल कंसोलिडेशंस थी, आपने उसको एंटीबायोटिक कोर्स कराया लेकिन वो एंटीबायोटिक कोर्स में उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, तो आप फिर इसको कूप सोचेंगे, सही है। इसकी एयर स्पेस कंसोलिडेशंस इसकी प्रीडोमिनेंट होती है, माइल्ड ब्रोंकियल डायलेटेशन हो सकती है और ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज होती है। इसके बाद हमारे पास जो शुगर पेशेंट होता है उसमें 2 एंटिटीज आपने याद रखनी है, RBILD और DIP। जो RBILD है वो मैंने पहले आपके स्मोकर है और आपको सेंट्रल लोबुलर नोड्यूल्स मिल रहे हैं तो आपने इसमें RBILD को सोचना है, ठीक है। और अगर आपके पास कोई हिस्ट्री है जैसे कि बर्ड्स वो
फार्मिंग करता है या घर में बर्ड्स रखता है, तो फिर आप सब एक्यूट हाइपर सेंसिटिविटी नोमिनाइटिस को सोचेंगे सेंट्रल लोबुलर नोड्यूल्स में। एक पेशेंट है जिसमें HRCT का ये फीचर है। DIP जो है वो भी RBILD की तरह स्मोकर्स में होता है, लेकिन इसमें एपिको बेजल ग्रेडियंट होता है और इसमें ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज मिलेंगी, इरेगुलर लीनियर ओपेसिटीज मिलेंगी और समटाइम्स सिस्ट मिलेंगी। उसमें नोड्यूल्स नहीं होते, इसमें ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज होती है और ज़्यादातर बेजल में प्रीडोमिनेंट होती हैं। इसके बाद LIP हमारे पास आ जाता है। ये भी इसकी जो फीचर ये होता है कि इसकी जो इन्वॉल्वमेंट होती है वो बेजिलर ज़्यादा होती है, ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज होती है, लेकिन उसके साथ आपको पेरीवेस्कुलर सिस्ट फॉर्मेशन भी मिलेगी। और मेरे ख्याल से इसकी एसोसिएशन जॉर्गन सिंड्रोम के साथ भी है। अगर किसी ने थ्योरी पढ़ी है तो उसको याद होगा, मैंने तो जी थ्योरी जी बहुत पहले पढ़ी है। ऑटोइम्यून ऐसे ही डिजीज। हाँ हाँ जी सर। तो ये हमारे पास ना एक वो है फ्रेमवर्क है जिसमें हमने चलना है। तो पहला केस कौन लेगा? जी सर, मैं अभी डॉक्टर सादिया। जी sir, these are two images of HRCT, chest, axial and coronal view, in which I can appreciate interlobular septal thickening and honeycombing is noted in predominantly bilateral lower lung zones and peripheral subpleural location. And there are multiple small nodules are also seen in these involved areas. Features are suggestive of UIP. Differentials include NSIP, लेकिन सर उसमें ग्राउंड ग्लास ज्यादा होते हैं यानी एज कम्पेयर टू हनीकॉम्बिंग। सही है। नेक्स्ट इसके लिए बायोप्सी करेंगे फॉर कंफर्मेशन ऑफ UIP, हिस्टोपैथोलॉजिकल कंफर्मेशन। ठीक है। हाँ जी UIP और IPF में क्या फर्क है? सर IPF इसकी जो है ना रेडियोलॉजिकल और क्लिनिकल डायग्नोसिस है और UIP इसी का हिस्टोपैथोलॉजिकल फॉर्म है। जी सर। इसमें फिर हमें काज हमें पता होती है ना, यूजुअल इंटरनिमोनिया में रूमेटॉइड आर्थराइटिस के साथ ही इसकी इन्वॉल्वमेंट हो सकती है या कोई और पैथोलॉजी जो होती है वो UIP पैटर्न देती है, तो हमें इटियोलॉजी पता होती है। सही है। सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस में भी हो सकती है इसकी इन्वॉल्वमेंट। अगर हमारे पास इडियोपैथिक है, कोई कॉज नहीं पता, तो फिर इडियोपैथिक कॉज सारी रूल आउट कर ली, हमें एसोसिएशन करनी। अच्छा, ये रेड लाइन ये क्या चीज है? ये रेड लाइन जो लगा क्या शो कर? सर ये जो लंग की इन्वॉल्वमेंट है बेजल लोकेशन पे इन्वॉल्व है और इसकी सुपीरियर इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रही है, तो ये इसी को शो कर रहा है कि अनकम्पिंग बेजल लंग्स को इन्वॉल्व कर रहा है एज कंपेयर टू अपर एंड मिडल। इस साइन का कुछ नाम होता है, स्ट्रेट लाइन साइन, ये इस तरह कुछ होता है, किसी को याद है तो बता दे। तो ये अगर हम इसको क्रोनली में एक्सरे ये CT को देखते हैं, इसमें हमें देखें इन्वॉल्वमेंट पता चल रही है कि बेसिस इन्वॉल्व है और एक क्लियर डिमार्केशन इधर हमें नजर आ रही है। देखें क्लियर डिमार्केशन है, तो इसको साइन को स्ट्रेट लाइन साइन या समथिंग लाइक दैट कहते हैं। मुझे भी जहन में नहीं आ रहा, लेकिन दिस इज वन ऑफ द साइन टू सी ये यूजुअल इंटरस्टिशियल निमोनिया है। ये सेम इसमें फाइंडिंग्स हैं, पेरिफेरल सबप्लूरल रेटिकुलेशंस हैं, अर्ली हनीकॉम्बिंग है और बेजल लंग जो होते हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जैसे आपने बताया, बिल्कुल ठीक बताया। बेजिलर इन्वॉल्वमेंट होती है, ट्रैक्शन ब्रोंकिक्टेसिस होती है। हनीकॉम्बिंग इसका डोमिनेंट फीचर होता है, जो कि हनीकॉम्बिंग उसमें नज़र नहीं आएगा NSIP में, जैसे आपने बताया। ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज हो सकती हैं लेकिन बहुत कम होती हैं, रेटिकुलेशन ज़्यादा होती हैं। और ये इसकी एक क्लासिक वो उन्होंने बताया कि रेटिकुलेशंस होती हैं, ट्रैक्शन ब्रोंकिक्टेसिस होती है, हनीकॉम्बिंग होती है। तो हनीकॉम्बिंग हम तब कहते हैं ना जब ये सिस्टें 3 या 3 से ज़्यादा लेयर्स हो और इनका जो साइज होता है टिपिकली वो 3 से 10 मिलीमीटर इन साइज होता है। ठीक हो गया। और ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज भी हो सकती है और इसका ग्रेडियंट देखें एपिकल टू बेजिलर ग्रेडियंट।
ये भी इसी का, ये मैंने पता नहीं शायद डाल दिया केस, दूसरा देखते हैं, ये कोई दूसरा ले लें बंदा। जी डॉक्टर अंबर। So I'm provided with Excel slices, CT chest, and lung and mediastinal window. Hello. जी मैडम। Okay, I'm provided with X-ray जी CT मैडम। chest in Excel window and in Excel slices involving the mediastinal and lung window, in which I can appreciate bilateral cyst formation with the interstitial septal thickening predominantly involving the left lung upper and mid zones. However, there is no definite zonal predilection, as I can appreciate in both the lung fields. So based rest, I cannot appreciate any other cross pathology in the visualized body skeleton. But based on the findings, my differential would include LCH. सही है। If she is a female patient, other possibility could be lamb, but in lamb we have uniform sizes. I would like to take the history of the patient. ठीक है, ये मेल था, स्मोकर था, तो ये LCH का केस है, एग्जाम फिल्म में ये। कभी कभी LCH का ऐसे केस दिखा देते, लाहौर में जब मैंने एग्जाम दिया था तो उसमें सिस्टम बहुत थोड़ी होती है, नोड्यूल्स ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये होता है पैथोलॉजी में कि पहले नोड्यूल्स बनते हैं फिर सिस्टम बनती है। आपने HRCT के असूलों को याद रखना है कि प्री डोमिनेंट फीचर क्या है। इसमें प्री डोमिनेंट फीचर रेटिकुलर नहीं है, इसमें सिस्ट है। ठीक है, जी सर। सिस्ट या नोड्यूल्स हों और वो अपर लोब में ज्यादा हों। ठीक है, और आपको मेल पेशेंट हो, आप नाम देख लें, एज देख लें। ठीक है, उससे फिर आप पूछ लें कि स्मोकर है कि नहीं है, स्मोकिंग की हिस्ट्री से कोरिलेट करूंगा तो आप LCH में पहुंच जाएंगे। तो उसमें बस यही क्लू था कि अपर लोब में नोड्यूल्स थे काफी सारे, थोड़ी बहुत सिस्टें थी। तो आपने एक तो ये देखना है कि सिस्टिक है, रेटिकुलेशंस हैं या नोड्यूल्स हैं, और दूसरी चीज आपने देखनी है कि इन्वॉल्वमेंट लंग के कौन से पार्ट में है। तो अपर पार्ट में नोड्यूल्स मिल रहे हैं, सिस्टें मिल रही हैं, LCH। और फिर LCH आपने सिस्टों का भी बताना है कि ये स्मूथ सिस्टें नहीं है, ये खराब सी सिस्टें, कोर्स किस्म की सिस्टें, या जो इरेगुलर सिस्ट आर नोटेड। तो ये इरेगुलर लैम्प के साथ आपको डिफरेंशिएट करेगा। लैम्प में आप देखेंगे स्मूथ सिस्टें होंगी। ठीक है, जी सर। सिस्टों में आपके पास तीन चीजें आपके जहन में आती है सिस्टें हो तो, LCH आता है, लैम्प आता है, ठीक है, सेंट्रल लोब्यूलर एम्फाइसीमा आता है। सेंट्रल लोब्यूलर एम्फाइसीमा में आपको कोई भी वॉल नहीं दिखेगी, लैम्प में आपको बिल्कुल स्मूथ मिलेगी, और इसमें आपको कोर्स या डर्टी मिलेंगी। ऑब्वियसली साथ नोड्यूल्स भी होंगे और अपर लोब इन्वॉल्वमेंट भी होगी। तो ये इसकी HRCT का ये फीचर होता है कि इरेगुलर स्मॉल नोड्यूल्स होंगे, सिस्ट होंगी, लेकिन इसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, अपर एंड मिड जोन। और ब्रोंक्यूलोसेंट्रिक नोड्यूल्स होंगे जो 1 to 10 मिलीमीटर, और जो सिस्ट होंगी वो वेरिएबल साइजेस की होंगी और बिजार शेप्ड होंगी। जो मैंने लफ्ज वर्ड बिजार शेप्ड, ये बस वर्ड्स आपने बोलने हैं, तो इनके मार्क्स होते हैं। इरेगुलर बिजार शेप्ड सिस्ट, इनको भी आपने डिस्क्राइब करना है। ठीक है, तो ये आपके पास डायग्नोसिस बन जाएगी। तो ये ग्राफिक वो है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन देखें, अपर लोब में बिजार शेप्ड सिस्ट है, नीचे कम है, ऊपर ज्यादा है, और मल्टीपल नोड्यूल्स भी मिलेंगे। तो ये हमारे पास LCH होगा। ठीक है, केस नंबर 3, ये भी एग्जाम्स की फिल्म है, ये पिछली भी और ये भी। जी डॉक्टर साइमा अल्ताफ। डॉक्टर रवि। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। These are HRCT images of chest and mediastinal as well as lung and axial sections, in which I can appreciate there is multiple nodules along the bronchovascular and periphyseal nodules are seen.
and I can appreciate bilateral symmetrical hilar lymphadenopathy and the fissuring of the irregular beaded nodular septal thickening as well. So considering this finding, I'm thinking of sarcoidosis is my first diagnosis. और क्या करेंगे? उसके लिए हम एस लेवल करवा सकते हैं सही है और क्लिनिकली कोरिलेट करेंगे। बिल्कुल सही बताया। बहुत लायक लोग हो आप सारे, बड़े इजीली आप लोग पिक कर रहे हो। और यही जो हमने पीछे चीज पढ़ी थी कि हमने देखा कि इसमें प्रीडोमिनेंट पैथोलॉजी क्या है HRCT में, नोड्यूलर है। नोड्यूलर के बाद हमने क्या चीज देखनी है, मल्टीपल नोड्यूल्स है। इसके बाद हमने क्या देखना है, प्लूरा इन्वॉल्व है कि नहीं है। प्लूरा इन्वॉल्व है, ये सारा प्लूरा इन्वॉल्व हो गया। उसके बाद तीसरी चीज हमने क्या देखनी है, फिशर के अलॉन्ग है, फिशर के अलॉन्ग, ये फिशर्स में इन्वॉल्वमेंट आ गई। ये तीनों चीजें आ गई तो ये हमें पता चल गई पेरिलिम्फेटिक डिस्ट्रीब्यूशन में। पेरिलिम्फेटिक डिस्ट्रीब्यूशन में सबसे पहले क्या सोचेंगे, सार्कोइड। सार्कोइड सोचा तो ये जो हमारे डॉक्टर साहब इन्होंने लिम्फेडिनोपैथी भी पिक कर ली। तो ये सारी चीजें मिलकर हमारे पास सार्कोइडोसिस की क्लासिक, ठीक है। ये केस 4 है। कोई ले ले। डॉक्टर रवि ये केस आप ले लें। जी so these are post contrast CT scan images of chest and multiple planes. The lung as well as mediastinal windows are shown. I can appreciate some calcified mediastinal lymphadenopathy, which is predominantly in the pretracheal, hilar, and the prevascular region. In the lung window, I can appreciate bilateral ground glass haze with no zonal predilection. Mediastinum appears unremarkable. Cardiac shadow appears unremarkable. Heart size appears unremarkable. No effusion or pneumothorax is seen. किस चीज को प्रेफर करें? सर ये जो लिम्फ नोड की कैल्सिफिकेशन है, मुझे एक शेल कैल्सिफिकेशन लग रही है, तो मैं एक शेल टाइप कैल्सिफिकेशन। तो सर ये या तो सार्कोइडोसिस हो सकती है जो कि स्टेज 1, बिल्कुल। और ऊपर जो है इसका जो दूसरा डिफरेंशियल इसमें जो आता है वो आपका सिलिकोसिस आता है। लेकिन उसमें लंग में कोई ग्राउंड ग्लास हेज के अलावा कोई मतलब कोई फाइब्रोसिस वगैरह या नोड्यूल्स वगैरह ऐसे कुछ नजर नहीं आ रहे हैं मुझे। यहाँ थोड़े बहुत सटल नोड्यूल्स भी नजर आ गए हैं जो कि सेंट्री लोड्यूलर हैं, तो सिलिकोसिस पॉसिबिलिटी है इसमें। हाँ, ये आप 2 डिफरेंशियल रखोगे, सार्कोइडोसिस और सिलिकोसिस। और ये पेशेंट डायग्नोस्ड केस ऑफ सार्कोइडोसिस था, ये भी एग्जाम की फिल्म है। तो सार्कोइडोसिस में हमारे पास बायलैटरल हाइलर और राइट पेराट्रिकल लिम्फेडिनोपैथी 95% ऑफ द केसेस में मिलती है। 1 2 3 साइन भी जिसको कहते हैं। बायलैटरल सिमेट्रिकल होती है ज्यादातर, और जो सार्कोइडोसिस में भी हमारे पास अपर लंग जोन्स ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें हमने देखा। और क्रॉनिक जैसे जैसे डिजीज प्रोसेस होती है उसमें कैल्सिफिकेशन हो सकती है। जो एक्चुअल कैल्सिफिकेशन इट इज नॉट स्पेसिफिक फॉर द सिलिकोसिस, सार्कोइडोसिस में भी हो सकती है जैसे अभी हमने देखा, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 साइन है जिसमें हमारे पास राइट पेराट्रिकल लिम्फेडिनोपैथी भी मिल रही है और साथ बायलैटरल सिमेट्रिकल लिम्फेडिनोपैथी भी। ओके, थैंक यू। केस 5 जी डॉक्टर मरियम अदनान मैडम, ये आप ले लें। Okay, sir. Sir, CT just axial images. एक मिनट। जी डॉक्टर मरियम। Yes, sir.
I'm provided with the HRCT chest axial image where I can appreciate there is extensive subpleural emphysema and multiple centrilobular nodules are appreciated within the both lungs, and there is patchy ground glass opacity is also appreciated in the perihilar region and predominantly involving the lower lobe. And so this is subpleural emphysema. This is the case of subpleural emphysema. Hello. जी जी सर। जी और एम्फाइसीमा है और एक और चीज आपने इसमें बता दी। Centrilobular nodules randomly distributed and और एलिफेंट को पहले देखें। एलिफेंट आपने से करें। एलिफेंट सर एलिफेंट का नहीं होता एंड अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन बेसल उसमें ज्यादा होती है। नहीं फाइंडिंग्स देखें फाइंडिंग्स। सर उसमें जो है एम्फाइसीमा है सेप्टल और ये क्या है ये सब बड़ा सा लार्ज बुला फॉर्मेशन। ये भी बताना है ना। लार्ज बुला फॉर्मेशन ऑन द लेफ्ट अपर लोब में। तो ये एम्फाइसीमा है विद द लार्ज बुला फॉर्मेशन, ये भी दिखा सकते हैं आप। जी सर। बस सर इसका एक ही ये तो क्लियरली ये डायग्नोसिस थी एम्फाइसीमा था और साथ में बुला फॉर्मेशन। सर प्रीवियस केस में क्वेश्चन है हाँ कि ये जो है हमने इसको ये तो सर लेफ्ट साइड वाला तो बुल्ला है, जो राइट साइड में पे हैं वो भी सर मल्टीपल बुल्लास ही है ना सारे। हाँ ये छोटे छोटे हैं ये देखो। सर इम्परसेप्टिबल वॉल है इसलिए इसको हम वो बनाएंगे एम्फाइसीमेटिक चेंजेस राइट साइड वाले सर जो ऐसे। हाँ हाँ जी। और फिर इसको आप ना उसमें कोरोनल में भी देखेंगे, इसमें इंक्रीज लंग वॉल्यूम होगी, एम्फाइसीमा फ्लैटेंड डायफ्राम होगी, एम्फाइसीमा के बाकी चेंजेस भी आपको नजर आएंगे। जी 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 ठीक थैंक यू। तो ये नेक्स्ट बंदा वकास, डॉक्टर वकार ये केस ले लें आप। जी सर। सर मेरी आवाज ठीक है आज? जी जी आवाज आपकी ठीक है वकार। जी सर। I am provided with multiple axial sections CT plane in which I can appreciate multiple randomly distributed nodules in bilateral lung fields with no zonal predilection. However, I cannot appreciate any ground glass opacification or fibrosis or lymphadenopathy based on the random distribution of nodules. My top differential will be miliary metastasis or miliary tuberculosis. Further, I would like to correlate with the history and previous imaging of the patient. And about the history of patient, if he's having night sweats, weight loss or low grade fever. ठीक है सर इसमें तो डिफरेंशियल ही देंगे। डिस्ट्रीब्यूशन एग्री करते हैं आप लोग? कोई और कोई डिसएग्री करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन से? इसने रैंडम बोली है। एक डेंसिटी देखिए इसकी और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन पे। सर ये मैम तो ग्राउंड ग्लास डेंसिटी है, सेंट्रिलोब्यूलर नोड्यूल्स लग लें, एचएसपी का सेंट्रिलोब्यूलर है। देखिए सेंट्रिलोब्यूलर इसलिए क्योंकि बायलैटरल दोनों साइड्स को कंपेयर करें ना, दोनों में आपको सिमेट्रिकल और बिल्कुल सेंटर में आपको नजर आ रही है। रैंडम में इस तरह नहीं होंगी, रैंडम में बिल्कुल रैंडमली होंगी। अगर आप दोनों को देखें दोनों साइड्स को ऐसे लग रहा है जैसे कि मिरर इमेजेस है। दूसरी बात ये कि आप देखें इसके इर्द गिर्द वो जो सेंट्री लोब्यूलर हमारे पास वो जो सेकेंडरी लोब्यूल है उसके सेंटर में इन्वॉल्वमेंट है। जी सर ठीक सही है। थिन सेक्शंस नहीं है
तो लगता है रैंडम है, लेकिन जरा सा गौर करें तो सब प्लूरा थोड़ा सा स्पेड है, मिनिमल सा, तो यानी डिफिकल्ट टू से, लेकिन आपको एग्जामिनर ऐसी फिल्म होगी तो खुद भी गाइड करेगा। तो फिर आपने फिर ये बताना है कि इसमें ग्राउंड ग्लास नोड्यूल्स हैं, सेंट्री लोब्यूलर है, फिर आपने देखना है पेशेंट की हिस्ट्री के साथ को रिलेट करना है। अगर पेशेंट स्मोकर है तो फिर आप क्या सोचेंगे? अगर मैं कहता हूँ RBILD, RBILD, और मैं कहता हूँ नहीं स्मोकर नहीं है, लेकिन इसको सर कोई फिर फीमेल है तो सर फिर लिप का सोचेंगे, और अगर सर हाइपर सेंसिटिविटी है, को पिजन उसने रखे हैं बर्ड्स, तो फिर हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस की तरफ जाएगी। ऐसे ही है। तो जब हम उसमें वो उसकी रिमूव कर देते हैं ना कॉज, तो पेशेंट ठीक हो जाता है, यानी पिजन से अवे कर देंगे। सब एक्यूट, तो इसमें दो टॉप डिफरेंशियल्स आते हैं, RBILD और सब एक्यूट हाइपर सेंसिटिविटी निमोनाइटिस। ये मेरे ख्याल से RBILD का केस था, और इसमें भी देखें रैंडम नहीं है, ये सेंट्री लोब्यूलर ग्राउंड ग्लास नोड्यूल्स हैं, ये सारे इसमें भी नजर आ रहे हैं। सर मेरा एक क्वेश्चन ये है कि किस तरह हमें पता चलेगा कि ये सेंट्री लोबुलर है या ये रैंडमली है? कोई इसका कोई क्राइटेरिया है, कोई जहन में हमारे रखने वाली बात है? आपने ना वो सेकेंडरी लोब्यूल को अपने जहन में रखना है। नॉर्मल HRCT चेस्ट देखें काफी सारे, आप जब देखते हैं ना तो रेडियोलॉजी में ये होता है, हमारे डॉक्टर यूसुफ चौधरी अमेरिकन डिप्लोमेट है, शायद आपने सुना भी हो। एनाटॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जहन में एनाटॉमी बढ़ गई ना तो आपको पैथोलॉजी आगे बन जाती है। वो सर कहते थे कि डिजीज जो होती है वो कुछ भी नहीं होती, बट इट इज अ डिस्टॉर्टेड एनाटॉमी। एनाटॉमी में कोई गड़बड़ होती है, वो डिजीज होती है, और उसी के पैटर्न को हम रेडियोलॉजी में बनाते हैं। अब आपके जहन में अगर सेंट्री लोब्यूल है, वो सेकेंडरी लोब्यूल होगा ना, तो HRCT का ये सेक्शन ही देखते हुए आप देख लेंगे कि आपको उसके सेंटर में ये ग्राउंड ग्लास मिल रहे हैं सारे। रैंडम में इस तरह नहीं होंगे, रैंडम में रैंडमली फैले होंगे। दूसरी चीज आपने देखनी है, जो मैंने पहले भी बताया था, कि सब प्लूरल स्पेयरिंग होगी सेंट्री लोब्यूलर में। सब प्लूरा ये सारा इधर लाइन इमेजिनरी कुछ एरियाज में लगता है जैसे इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन प्रीडोमिनेटली अगर आप देखें, ये जो मैं येलो लाइन लगा रहा हूँ, इसमें कहीं भी ग्राउंड ग्लास नोड्यूल्स इस तरह नहीं आ रहे, ठीक है। तो अगर सब प्लूरल स्पेयरिंग हो रही है तो आपका मोस्ट लाइकली इट इज अ सेंट्री लोब्यूलर। अगर सब प्लूरल इन्वॉल्वमेंट हो रही है तो फिर आपने देखना है कि या रेंडमली है या लिम्फेटिक चैनल्स के थ्रू है। अगर लिम्फेटिक चैनल के थ्रू है तो पहले लिम्फेटिक होंगे, जिसमें हम सार्कोइडोसिस को सोचेंगे। अगर वो रैंडमली है तो जिस तरह पिछले भी डॉक्टर साहब ने बताया था कि मेट्स हो गए, ये बाकी फंगल हो गए या TB हो गया, तो ये सोचेंगे, ठीक। जी सर, थैंक यू। हाँ, ये केस 7 है। इसमें बस हमने आई ट्यून करनी होती है ना। HRCT आप जितने ज्यादा रिपोर्ट करेंगे तो उसमें की होती है कि जो आप नॉर्मल देखते हैं ना, तो उस वक्त आप अपनी आई ट्यून कर लें कि यार इसमें मुझे सेकेंडरी लोब्यूल नजर आ रहा है, ये इसकी पेरिफेरल जो लिम्फेटिक है, ये सेंट्रल में इसकी सेंट्रल आर्टरी है, सेंट्रल में ब्रोंकियोल है, उसमें आपकी आई ट्यून होगी। फिर जब आपको वो रेटिकुलेशंस और उसकी इन्वॉल्वमेंट या नोड्यूलैरिटी नजर आएगी तो आप खुद ही पिक कर लेंगे। तो इट कम्स विद प्रैक्टिस। ओके सर। डॉक्टर आयशा, नेक्स्ट केस आप ले लें। Provided with CT chest contrast axial lung window in which I can see there are multiple nodules are noted of variable sizes. Some are in a subpleural and some are in the subpleural base, and some are in the left lower lobe, and some are in the central, in the right lower lobe. Apart from this, I can see some cavities also, subpleural base cavities also in this, with ground glass attenuation also noted, with ground glass attenuation, and the nodules in which some are subpleural. So my diagnosis is on the basis of this. These are the subpleural multiple nodules. I think it goes for the subpleural base is for the sarcoidosis, and silicosis with अभी देखे ना, मैं आपके पास जब एग्जाम आएगा ना, जब स्टेशन लगेगा
तो उसमें सिर्फ HRCT नहीं लगेंगे, तो ये तो विद कॉन्ट्रास्ट हाँ, CT हुआ है ना। तो ऑक्यूपेशनल डिजीजेस से आगे भी आपने सोचना है। दूसरी बात, जितने भी हमने पहले डिस्कस किया है पैटर्न, उसमें हमने कैविटेटरी वो नहीं डिस्कस किया था नोड्यूल। इसमें आपको कैविटेटरी नोड्यूल मिल रहा है, ठीक है। हाँ, और इसमें आपको इसके अंदर वेसल जाती हुई नजर भी आ रही है, इसको फीडिंग वेसल साइन कहते हैं। नजर आ रही है जी ये जी नोड्यूल क्या बन गया? दैट इज ये पल्मोनरी AV मालफॉर्मेशंस बन जाएगा, सेप्टिक एम्बोलाई की तरफ जाएगा। सेप्टिक एम्बोलाई। सेप्टिक एम्बोलाई, फीडिंग वेसल साइन इसके लिए काफी स्पेसिफिक होता है। तो ये सेप्टिक एम्बोला है। सेकंड डिफरेंशियल, इसमें हम कैविटेटरी मेट्स भी सोच सकते हैं। ठीक, सर इसमें क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया सोच सकते हैं? हाँ सोच सकते हैं, बिल्कुल सोच सकते हैं। सर वैगनर्स भी तो बन सकते हैं। वैगनर्स भी, हाँ इसके डिफरेंशियल में आएंगे, डिफरेंशियल में आएंगे, फिर आप हिस्ट्री में कोरिलेट करेंगे। कैविटेटरी में वैगनर्स भी आप देंगे, और जिस तरह इसने कूप कहा ना, तो कूप भी अनयूजुअली इस तरह कैविटेटरी भी हो सकता है इस तरह का। और उसमें जो आगे हम देखेंगे केस तो डिस्कस करते हैं। चलो ये कोई बता दे डायग्नोसिस। कैविटेटिंग मैट्स और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा भी रख सकते हैं। हाँ रख सकते हैं। इसके टॉप डिफरेंशियल्स मैंने बताए थे। जी जी। तो ये इसके टॉप डिफरेंशियल। ये फांट भी नहीं टाइप है, कोई डायग्नोसिस बता दे इसके। HRCT के तो रिलेटेड नहीं है। चाइल्ड है ये 3 years old। Foreign body, right? फॉरेन बोर्ड। फॉरेन बॉडी ये भी लगाते हैं उसमें ब्रोंकिया में आपको नजर आ। फिर हाइपर इन्फ्लेटेड लंग होगा, और साथ उसमें इंक्रीज्ड एटीन्यूएशन होगी, डिक्रीज एटीन्यूएशन होगी। इसमें म्यूकस प्लग नहीं रख सकते सर? लास्ट टाइम दिखाइएगा। फॉरेन बॉडी या म्यूकस प्लगिंग रिजल्टिंग इन दी एयर ट्रैपिंग। ये कोई ले ले। जी सर, these are multiple images of HRCT, both coronal and axial slices, and images, MRI images of the brain. And on MRI image of the brain, I can see multiple areas of altered signal intensities noted on the cortical regions bilaterally that are hyper intense on FLAIR images. And I can also appreciate a well-defined rounded nodule in subependymal region in the left lateral frontal lateral ventricle. And in the lungs, I can see multiple cysts that are uniform in size and scattered throughout the lungs field, both apical, middle, and lower fields. So after concluding my finding, this is a case of the tuberous sclerosis, in which there are multiple tubers in the brain with SIGA formation, and in the lungs lymphangioliomyomatosis changes. Further, I will also do ultrasound of the kidneys to see angiomyolipomas. अगर आपके पास ऐसा 8 मिनी केस आता है ना, तो इसमें आपने ना मैक्सिमम नंबर लेने हैं, ठीक है। आपके 3 स्टेशन होते हैं। अगर आपका आउटस्टैंडिंग स्टेशन हो जाए ना, तो वो कंपनसेट भी हो जाता है इन माय एक्सपीरियंस। मेरा एक स्टेशन, पहला स्टेशन MSK का बहुत बुरा हुआ था, MSK और वो। लेकिन मेरा जो आखिरी स्टेशन था ना, वो जिसमें GUT होता है और GIT, वो मेरा आउटस्टैंडिंग हुआ था, और उसने मुझे लगता है कि कंपनसेट कर दिया, क्योंकि मैंने फिर अपना स्कोर भी देख लिया था, और उसमें 7 में 7 होते हैं या 14 होते हैं ना, 14 के 14 में मुझे मिला था। तो ये मैक्सिमम होता है, तो वो फिर आपको कंपनसेट करता है। तो उसका की होती है, अगर आपने केस पकड़ लिया ना, अभी आपने एग्जामिनर को बोलने नहीं देना। जब आप एग्जामिनर को बोलने देंगे ना, वो आपको फंसा देगा, और एग्जामिनर के पास 20-30 साल का तजर्बा है, और जो केस वो लाया ना, वो उधर से अंदर बाहर होके उसने पढ़ के भी आया हुआ है वो बंदा, उसको उस केस के बारे में पता है। आपने उसको चांस नहीं देना। आपके पास 3 मिनट होते हैं, जल्दी अगर आप अपना केस इसी तरह जिस तरह ये डॉक्टर साहब ने बताया
सारी फाइंडिंग्स आपने बोल दी तो एग्जामिनर कुछ और पूछेगा ही नहीं, एग्जाम फिल्म नीचे रख देगा, दूसरी फिल्म निकाल देगा, ठीक है। तो ये आपका स्लैम डंक कहते हैं ना, उसमें बास्केटबॉल में स्लैम डंक आपने करने ऐसे केसेस को। तो एक्सीलेंट डॉक्टर साहब। सर ये Sham- ब्रेन वाली ये फाइंडिंग्स प्लीज दोबारा बता दें। हाँ, ये कॉर्टिकल और सब कॉर्टिकल हाइपर इंटेंसिटीज आ रही है ना, ये ट्यूबर्स हैं। और उसके बाद आपको ये थर्ड वेंट्रिकल के भी इर्द गिर्द ये एक सिग्नल आ रहा है। तो ये मोस्ट लाइकली सेग है, इसमें पोस्ट कॉन्ट्रास्ट में हम देखेंगे इसमें किसमें इनहेंस करेगा एविडली। नेक्स्ट जी डॉक्टर सादिया मैडम, डॉक्टर सादिया सईद जी मैडम। जी सर, this is a HRCT chest axial image in which lateral, subpleural and peripheral ground glass opacities are seen in the right middle and lower zone and left lingular segment. These ground glass opacities, no any other abnormality, honeycombing or reticulation is seen. Features of this ground glass opacity is suggestive of cryptogenic organizing pneumonia. Differentials include hypersensitivity pneumonitis. हाइपरसेंसिटिविटी क्यों? नो सर, सर इसमें तो नोड्यूल्स होते हैं हाइपरसेंसिटिविटी में। सर ये क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग नमूनिया ही है क्रिप्टोजेनिक ऑर्गेनाइजिंग निमोनिया, लेकिन आजकल आप लोगों को कोविड भी बोलना चाहिए। जी सर। डिफरेंशियल्स इंक्लूड कोविड डिफरेंशियल में कोविड सबसे बड़ा कोविड, एटिपिकल वायरल निमोनिया। अच्छा ये क्या है? सर दिस इज सेम पेशेंट। हाँ जी सर, ये एक नोड्यूल है विद ग्राउंड ग्लास हेज सेंट्रली एंड पेरिफेरल डेंस कंसोलिडेशन। सर ये रिवर्स हेलो साइन दे रहा है। और दूसरा इसको क्या कहते हैं? रिवर्स हेलो साइन और एटॉल साइन। एटॉल साइन जी। हाँ, ये सेंटर में ग्राउंड ग्लास और पेरिफेरी में कंसोलिडेशन। कंसोलिडेशन रिवर्स। और अगर सेंटर में कंसोलिडेशन हो और पेरिफेरी में ग्राउंड ग्लास हो तो वो क्या बनेगा? वो हेलो साइन होगा सर। और वो किस में होता है? वो है सर, वो इन्वेजिव स्पर्जुलोसिस में होता है। इन्वेजिव इन्वेजिव में होता है जी। तो ये देख लें 19% में पाया गया था ये जो स्टडी हुई। तो इसमें सेंट्रल ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी विद पेरिफेरल कंसोलिडेशन हेलो जी। चलो ये तो आसान केस है। कोई जी डॉक्टर रवि सर आप ले लें। जी जी अस्सलाम वालेकुम। These are axial and coronal HRCT image of chest and lung window, in which I can appreciate multiple irregular cysts of variable sizes are seen within bilateral upper zones. However, no rest of the lung parenchyma appears unremarkable, and no pneumothorax or polyurethrin identified. So if patient is smoker, I'm thinking of Langerhans cell histiocytosis as my diagnosis. If patient is स्मोकर तो है लेकिन LCH है कि नहीं? सर ये सेंट्रल लोबुलर एम्फाइजीमा तो हो सकता है क्योंकि इसमें जो है ना वॉल डिफाइनेबल नहीं। देखा तो उसमें कोर्स होती है। जो दूसरी हमने डिजीज सिस्टिंग के हमने 3 डिजीजेस टॉप 3 देखी ना। कोर्स अगर है, इरेगुलर सिस्टे हैं, अपर लोब में नोड्यूल्स हैं, LCH। अगर डिफ्यूज इन्वॉल्वमेंट है, स्मूथ है, यूनिफॉर्म है, थिन वॉल्ड है तो हमारे पास लैम। 7 अलग एसोसिएशंस भी जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया था। जी जी। और तीसरी ये चीज है जिसमें इम्परसेप्टेबल हो तो वो फिर हमारे पास एम्फाइसीमा होता है। तो एम्फाइसीमा
लंग वॉल्यूम देखे कितना इंक्रीज हुआ होगा, ये देखें कितना ज्यादा इंक्रीज्ड है। तो फिर आपने ये चीज भी देखनी। नेक्स्ट केस ये भी मेरे एग्जाम में लगा था। सर इसमें तो मल्टीपल बिजार शिफ्ट्स हैं वेरिएबल साइजेस की। No pneumothorax is identified. However, there's evidence of some traction bronchiectasis is seen within the. So sir इसमें LCH रख सकते हैं, एक नोड्यूल भी आ रहा है एक लॉन्ग in the anterior segment of the left upper lobe. अब यही बात मैंने आपको बताई थी ना, एग्जाम में बाइस्ड नहीं होना। कुछ तो क्लूज होते हैं, जैसे चेस्ट में आखिरी दो हमें सीवियस दिखाए ना, तो फिर आप सीवियस सोच सकते हो। लेकिन अगर आपको लगेगा तो जरूरी नहीं है कि ये 4 सिटी में दिखा रहा हूँ तो सारे के सारे उसी पैटर्न पे होंगे। तो इसमें चलें, आपको सिस्टम तो लग रही है, एक इमेज है वहाँ मल्टीपल होंगी, लेकिन उन सिस्टम में देखें कि आपको ब्रोंकिया के साथ ये कंटिन्यू हो रहे हैं। ये देखें इधर भी जी। सारे ब्रोंकिया के साथ। तो दिस इज एक्चुअली द ब्रोंकिक्टेसिस प्रीडोमिनेंट। ठीक है, साथ आप ब्रोंकियल वॉल की थिकनिंग देखें। पहली एक ब्रोंकियल थिकनिंग है और डायलेटेशन है सिस्टिक, और ये एक और आपके पास इमेज आ गई। तो प्रीडोमिनेंट पैथोलॉजी आपने देख ली, तो इसमें आप क्या डायग्नोसिस करना? सर ये तो ब्रोंकिक्टेसिस सेकेंडरी टू सिस्टिक फाइब्रोसिस हो सकता है। हाँ, ये इसके डायग्नोसिस। इसके अलावा मेरे पास एक और केस लगा था, चेस्ट एक्सरे लगा था, फिर HRCT लगा था, जिसमें सेंट्रल हमारे पास वो थी। मेरे पास उसमें सेंट्रल ब्रोंकिक्टेसिस थी, तो उसमें क्या डायग्नोसिस होगी? सर वो ABP है, ABP है। एलर्जिक ब्रोंकोपाइटिस। हाँ, ये मेरा एग्जाम केस था ABPA का। तो ये ना आपको ये दो पैथोलॉजीज भी पता होनी चाहिए, कॉमन एग्जाम केस। सर सिस्टिक फाइब्रोसिस की जो है ये सिस्ट पेरिफेरल होंगी? हाँ, सेंट्रल भी हो सकती है, अपर लोब इन्वॉल्वमेंट होती है, ब्रोंकियल थिकनिंग और ये सारी चीजें होती हैं। और सेंट्रल ब्रोंकिटिस जो होती है वो ABPA में होती है। नेक्स्ट डॉक्टर जिशान सर, सेंट्रल का मतलब है कि लंग के सेंट्रल पार्ट में? जी जी बिल्कुल। ओके, डॉक्टर वकार सर ये केस आप ले लें। CT chest axial view lung window in which I can appreciate a multiple variable sized subpleural honeycombing is noted in the basal with basal and subpleural regions. No ground glass opacification noted. No other pathology noted. Based on imaging findings, it is likely usual interstitial pneumonitis. क्लासिक हनीकॉम्बिंग नहीं है। हनीकॉम्बिंग में ना मल्टीपल लेयर्स होती है, इसमें सिस्टे हैं, लेकिन उस तरह हनीकॉम्बिंग की जो लेयरिंग होती है उस तरह नहीं है। उसके अलावा इसकी बैकग्राउंड में ग्राउंड ग्लास आपको नहीं लग रही है जो है सी आ रही है, ये सारा जो एरिया है इसमें आपकी ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी नहीं लग रही, उसके बैकग्राउंड में सिस्टिक चेंजेस हैं। एग्री, लेकिन उस तरह लेयरिंग नहीं बन रही जिस तरह हनीकॉम्बिंग की होती है। तो हमने कहा एटलीस्ट 3 लेयर्स होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सब प्लूरल रेटिकुलेशंस नजर आ रही है। तो अभी क्या बनेगा, और थोड़ी सी सब प्लूरल स्पेयरिंग भी है, ये देखें इस जगह थोड़ी सी स्पेयरिंग भी नजर आ रही है। जी सर बिल्कुल है। तो ये सारी फाइंडिंग सर ये NSIP पैटर्न। और इसमें एक और चीज है, कोई बताएगा? इसोफेगस डायलेटेड है सर। हाँ, तो क्या बन गया? स्क्लेरोडर्मा बन गया सर। स्क्लेरोडर्मा के साथ ना ये पैटर्न आ सकता है NSIP का। तो ये भी आपने इसकी ना, जब आपके पास इंटरस्टिशियल लंग डिजीज आ गई तो आपने इसोफेगस को भी देखना है। कहीं एसोसिएटेड वो तो नहीं दिखा रहा, स्क्लेरोडर्मा नहीं दिखा रहा। क्लासिक एग्जाम फिल्म है ये।
सर ये क्वेश्चन है, ये भी सर हमारे जो पास NSAP का। हाँ हाँ बोले। जी जी सर कुछ। ये जो ये वाला केस है, इसमें अगर आप पेरिफेरली देखें सो देयर इज स्पेयरिंग, सो इसको ब्लैक प्लूरा साइन कहते हैं, ब्लैक प्लूरल, एंड ये NSIP में होता है, एंड दैट इज हाँ वन थिंग व्हिच डिफरेंशिएट्स इट फ्रॉम UIP। हाँ ये है बिल्कुल, सब प्लूरल स्पेलिंग जो होती है, यही मैंने इस तरफ यही दिखाई है, ये जो बना है। ये भी हमारे पास देखें पेरिफेरल। सर एक मैं बात करना चाह रहा हूँ, ये मैडम ने जी, जो जी, आप। कहा कि ब्लैक प्लूरा हाँ साइन, हाँ तो वो तो हम्म। आएगा उसमें सर, जो पल्मोनरी जो होता है इसमें कैल्सिफिकेशन जो होती है सर, उसमें नहीं आएगा वो एलुलर माइक्रोलिथियसिस। एल्वुलर माइक्रोलिथियसिस में सर? इसमें तो सब प्लूरल स्पेयरिंग का NSIP वर्ड में ही ही होता है ना आता है। सब मसलन। प्लूरल स्पेलिंग मैंने भी यही पढ़ा है। जी जी, ब्लैक प्लूरा तो वो उसमें आएगा। स्पेलिंग। जी सर। जी डॉक्टर ये नहीं, अभी ये जो मेरे है ध्यान में नहीं आ रहा सब प्लूरल प्लूरल। स्पेयरिंग के ये वर्ड दिया हुआ है, सब प्लूरल स्पेयरिंग, एंड हाँ दिस आल्सो कम्स इन NSIP। जी यही हम जी बोल रहे हैं। जी जी मैडम, ठीक है। तो हमने ये चीज ही देखनी है। देखें ये डिफरेंशियल करना, मैंने जो पहली स्लाइड लगाई थी कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि UIP NSIP है। UIP आप पेशेंट को कह रहे हैं ना, तो पेशेंट के लिए आप एक उसके ऊपर एटम बम गिरा रहे हैं कि उसकी बहुत गंदी प्रोग्नोसिस है। तो UIP में ऑब्वियस एपिको प्लूरल ग्रेडियंट होता है, NSIP में नहीं होता। UIP हेट्रोजीनस होता है, NSIP होमोजीनस ज्यादातर होता है। प्रीडोमिनेंट NSIP में ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज होती हैं, UIP में हनी कोम्बिंग होती है। ट्रैक्शन ब्रोंकाइटिस दोनों में हो सकती है, ज्यादा UIP में। ये भी सेम केस। चलें जी नेक्स्ट। एग्जाम केस है ये भी, ये सारे मोस्टली जी डॉक्टर मरियम। रियल एग्जाम फिल्म है ये। जी सर। ये ले ले मैडम केस। जी सर। I'm provided with the CT chest axial images with the lung window and mediastinal window. Here I can appreciate multiple consolidation that are perihilar in location and predominantly involving upper lobes, and there is subpleural sparing and some nodule on reticulation is also appreciated at the lung basis, and large coalescence consolidation in perihilar region and mediastinum. I cannot sir, images बहुत छोटे छोटे से हैं, I cannot appreciate any mediastinal lymphadenopathy sir हो रही है थोड़ी सी, appreciate more on right side. So my diagnosis is progressive massive fibrosis along with the multiple. There is also ground glass haze is also noted anteriorly. So I will make this progressive massive fibrosis or silicosis and सही है। न्यूमोकोनियोसिस और ये जो है सिलिकोसिस और कोलवर्कर न्यूमोकोनियोसिस और सिलिकोसिस में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? किसी को पता है तो बता दें। सर सिलिकोसिस में जो है हमारे पास हाई डेंसिटी ओपेसिटीज होती हैं और उसमें स्मॉल नोड्यूल्स हमें। सर सिलिकोसिस अपर जोन को प्रीडोमिनेटली इन्वॉल्व करती है और बाकी लोअर को। सही। कोई और पॉइंट किसी के ज़हन में? मैंने कुछ पढ़ा था, अभी मेरे ज़हन में नहीं आ रहा है। नहीं ऐसा नहीं है। जो भी ऑक्यूपेशनल लंग डिजीज है सिवाय एस्बेस्टोसिस के, वो सब जो है ना अपर लोब इन्वॉल्व करते हैं। एक डिफरेंशियल पॉइंट था, वो मेरे ज़हन में बिल्कुल नहीं आ रहा। सर उसकी सैंड लाइक होती हैं, मतलब शाइनी नोड्यूल्स होते हैं। हाई डेंसिटी नोड्यूल्स। चले, मैं जो मेरे ज़हन में पॉइंट था वो मैं देख के मैं पढ़ लूंगा, फिर आपको बता दूं। जी सर।
ये भी सेम केस है, Yes. ये भी सेम केस है। तो इसमें हमारे पास पेरीलिम्फेटिक माइक्रोनोड्यूल्स होते हैं, लेकिन अपर लंग जोन जो होता है और होता है, उसके साथ हमारे पास प्रोग्रेसिव में से फाइब्रोसिस भी हो सकता है, जैसे कि आपने इसमें देख लिया। जो सिलिका होती है वो भी लिम्फेटिक्स के अलोंग आती है, तो उसमें सेंट्रल लोब्यूलर भी मिल सकते हैं और पेरिफेरल सेकेंडरी पल्मोनरी लोब्यूल में भी हो सकते हैं, क्योंकि लिम्फेटिक्स दोनों जगह, और 1 to 3 मिलीमीटर इनका साइज होता है नोड्यूल्स का। नेक्स्ट केस। डॉक्टर अंबर ले लें आप। I am provided with CT spot image, HSCT spot image lung window, in which I can appreciate multiple consolidations involving both upper and lower zones of the both sides of the lung in both in the subpleural, central and peripheral distribution. I cannot appreciate any cavitating lesion or differential density or any other calcification. The visualized parenchyma of the lungs appears normal. Findings are in keeping with infectious enterology. My top differential would be PCP pneumonia. Other differential could be eosinophilic pneumonia. eosinophilic कौन सा नमूना? Sir, chronic या cryptogenic? हाँ, ये आपने जो देखें इसमें इसी तरह पैटर्न में चलें जो HRCT का हमने देखा। प्रीडोमिनेंट एबनॉर्मेलिटी क्या है? कंसोलिडेशन। फिर हमने देखा है प्रीडोमिनेंट उसकी लोकेशन क्या है, अपर लोब्स में है और पेरिफेरल ज्यादा है, ठीक है। तो इसमें आपके पास पेरिफेरल कंसोलिडेशंस में दो चीजें आती हैं, या तो क्रॉनिक यूसिनोफिलिक निमोनिया आता है या फिर आपके पास आ जाता है कूप, जो हमने देखा था, ठीक है। इन दोनों को डिफरेंशियल करने के लिए एक पॉइंट ये होता है कि जो कूप होता है ना वो फिशर को क्रॉस नहीं करता, और जो हमारे पास क्रॉनिक यूसिनोफिलिक निमोनिया होती है वो फिशर को क्रॉस करती है, ठीक है। उसके बाद उसकी हिस्ट्री भी होगी, और इसमें ब्लड में देखेंगे तो उसमें भी यूसिनोफिलिक काउंट जो होगा वो ज़्यादा होगा, क्योंकि वो इन्फ्लेमेटरी यूसिनोफिल्स की इन्फिल्ट्रेट्स की वजह से ये बनते हैं, और पेरिफेरल यूसिनोफिलिया ब्लड में हमारे पास होगा। तो ऐसे पेशेंट को हम स्टेरॉइड्स देते हैं, बड़ा अच्छा इस पर रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इसका ये होमोजीनियस कंसोलिडेशन या ग्राउंड ग्लास टेस्टिंग होंगी, जो पेरिफेरल होंगी, ज़्यादातर अपर लो प्रीडोमिनेंट होंगी और माइग्रेटरी होंगी, ठीक है। और साथ अगर फिशर को क्रॉस करिए तो इट मोर फेवर्स द ये क्रॉनिक यूसिनोफिलिक निमोनिया। तो ये लास्ट केस है, ये आप डिस्क्राइब करें। मैं थोड़ा, मुझे 2 मिनट की ब्रेक है, डिस्क्राइब करें और डॉक्टर नईम आप इसको जी जी फॉर 2 मिनट। ठीक है सर। वकार आप ले लेंगे। सर सॉरी मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। सर ने कहा कि जो फिशर्स को क्रॉस करेगा वो इयोसिनोफिलिक निमोनिया होगा ना? यस यस यस, ठीक है सर, थैंक यू सर। जो नहीं करेगा वो क्रिप्टोजेनिक। One of the spot images of HRCT chest, in which I can appreciate multiple variable sized cysts scattered in bilateral lung fields. तो इस समराइज कर देगा क्या क्या होता है? हो गया कंडक्ट? जी मैडम। जी कर रहे हैं सर, जस्ट सिस्ट का बताया डॉक्टर साहब ने। अच्छा जी अच्छा sir, I'm provided with one of the spot images of HRCT chest in which multiple variable sized cysts are noted in bilateral lung fields.
Sir, no definite cyst walls appreciated. सब इमेज या तो इमेज ऐसा है या मुझे अच्छी नहीं अप्रिशिएट हो रही cyst walls. सही है. तो सर उस बेस पे मैं फिर सर एम्फीसीमा की लाइन पे ही सोच रहा हूँ इसको. लेकिन पैरासेप्टल क्या है? पैरासेप्टल भी नहीं है. सर फिर तो दूसरा फिर डिफरेंशियल माइंड में सर अगर स्मोकर है तो फिर एलसीएच की लाइन पर ही. लेकिन एलसीएच में हमने देखे थी कि उसमें बिजार शेप्ड होती हैं सर. फिर अगर फीमेल है तो फिर सर लैम्प में हमने देखा था कि काफी सिमेट्रिकल और इस तरह की एनवायरनमेंट. और ये मेल इंटरस्टिशियल निमोनिया नहीं हो सकता. सर एक बर्ट हॉग डूब सिंड्रोम होता है. हाँ 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 वो भी होता है. वो भी है लेकिन ये लिप है. इसमें ग्राउंड ग्लास भी है जो कि थोड़ा सा ग्राउंड ग्लास भी आपको पैचेस से मिल रहे हैं और साथ आपको सिस्टे भी मिल रही है. इसके बाद फिर आप बोलेंगे कि अगर इसका जॉगरन सिंड्रोम के साथ बड़ा ज्यादा एसोसिएशन है तो अगर ऐसी कोई एसोसिएशन है तो ये लिप होगा. और इसके साथ आपको न्यूमोथोरिक्स भी दिखा सकते हैं इसकी कॉम्प्लिकेशन में आपने. ठीक है जी सर. तो ये लिम्फोइड इंटरस्टिशियल निमोनिया का वो था. जो बर्ड हॉग ड्यूबे सिंड्रोम होता है ना उसमें सिस्टें होती हैं बिल्कुल नो डाउट. लेकिन वो ज्यादातर लोअर लोब में होती हैं. लोअर लोब प्रीडोमिनेंट होती है, सब प्लूरल होती है. ठीक है जी 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 सर ऐसा ही है. तो जी सर. हाँ तो हमारे पास जब सिस्टें आती है ना तो ये चार चीजें सोचें. कॉमन तो ये एलसीएच सोचते हैं या एम्फाइसीमा सोचते हैं. उसके बाद बाहर आप सोचेंगे तो बर्ड हॉग ड्यूबे सिंड्रोम सोचेंगे. ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है जिसमें आपको रीनल ट्यूमर्स दिखाएंगे. मेरे ख्याल से में क्रोमोफोब वो होते हैं ना, ऑन्कोसाइटोमास होते हैं. नीचे आपको ट्यूमर मिलेगा रीनल में, ऊपर आपको सिस्टे मिलेंगी. ठीक है जी सर जी शाम. हाँ तीसरी चीज जो होगी वो आपको लिप मिलेगी. तो सिस्टिक लंग डिजीज में ये चार डिफरेंशियल्स आपने सोचे. एलसीएच बिजार शेप्ड लैम्प स्मूथ बायलैटरल सिमेट्रिकल ज्यादातर एसोसिएशन उसकी देख लें. लिप में ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज भी होंगी, साथ उसकी न्यूमोथोरेक्स भी कॉम्प्लिकेशन होगा. और जो लास्ट में हमारे पास आ गया बर्ड हॉग ड्यूबे सिंड्रोम. ठीक. अच्छा मेरे पास एक और भी केसेस हैं. अगर आपने लोगों ने करने हैं तो देख लें. एक दो केसेस मेरे ख्याल से और. जी सर कर लेते हैं सर. सादिया डॉट नहीं भी आप ले लें. Okay. These are the CT scan images of mediastinal window and the upper part of the abdomen. So in which I can see जो first है उसमें जो cardiac size है वो normal है but it's right side heart. And I can see the liver is on the left side. तो और साथ में इसमें ये सारा एक ही केस है सर दोनों साइड पे जो है. जी जी एक ओके बस कंक्लूड करें फाइनल. तो सर ये बेसिकली जो है कार्टाजिनस सिंड्रोम है और इसमें फर्दर जो है मैं वो इनफर्टिलिटी की हिस्ट्री लूंगा और यही डायग्नोसिस है. प्राइमरी सीलियरी डिस्क काइनेसिया और कार्टाजिनस सिंड्रोम, इन दोनों में क्या फर्क है एग्जाम के हिस्से में? सर एक ही चीज का नाम है. सर मैं बता दूं? जी जी बता दें.
सर कार्टाजेनर में जो लोअर जोन में लंग की बायलैटरल ब्रोंकेक्टिक चेंजेस मिलेंगे तो हम इसको कार्टाजेनर कहेंगे। वैसे प्राइमरी सिलरी डिस्काइनेसिया में राइट साइडेड कार्डियक अपेक्स होगा और लेफ्ट साइड पे वही लिवर होगा और राइट साइड पे स्टमक बबल नजर आएगा। तो फिर उसमें साइटस इन्वर्सस में क्या फर्क हो जाएगा? ये तो आप साइटस इन्वर्सस बता रही हैं। ये क्वेश्चन था मेरे एग्जामिनर ने मुझसे पूछा था। कार्टाजेनर में डेक्स्ट्रोकार्डिया, ब्रांकाइक्टेसिस और साइनोसाइटस, ये तीनों एलिमेंट्स होते हैं। सही। और उसके साथ इनफर्टिलिटी वर्कअप करते हैं। और कार्टाजेनर में यही कार्टाजेनर में यही होता है। कार्टाजेनर में डेक्स्ट्रोकार्डिया और सीलियरी डिस्काइनेसिया में क्या होगा? प्राइमरी सीलियरी। सर ये डेक्स्ट्रोकार्डिया के साथ एसोसिएटेड नहीं होगा प्राइमरी सिलियरी डिस्काइनेसिया। कार्टाजेनर के 3 एलिमेंट्स हैं ना, डेक्स्ट्रोकार्डिया, ब्रांकाइक्टेसिस एंड साइनोसाइटस। और इनफर्टिलिटी का वर्कअप करेंगे। जी सर। अगर तीनों एलिमेंट्स फुलफिल है कार्टाजेनर, अगर इनमें से कम को वैसे तो प्राइमरी सीलियर डिस्काइनेसिया, अगर अकेले है तो। सही, एक्सीलेंट, यही आंसर है इसका। सर यही तो मैंने भी बताया था। जी जी, आपने यही बताया था। ये कोई ले ले नेक्स्ट केस। सर असलम। असलम भाई। जी सर रहीम, एक्सियल सीटी इमेजेस, HRCT, axial and coronal sagittal images. There is upper lobes are unremarkable. There is paraseptal emphysema in the left lung. Interstitial thickening, septal thickening in the perihilar bilateral locations with cystic lucencies, and these are linear tram track appearance in the right and right lower lobes. The trachea is widened. ये सर ब्रांकाइक्टेसिस का कैसे? और उसके साथ एम्फाइजीमा है, एम्फाइजेमेटस चेंजेस है, ब्रांकाइक्टेसिस है, और ये लोअर लोब पे जो है ना, राइट लोअर लोब पे जो है ना एक पैच ऑफ कंसोलिडेशन बन रहा है। और ये ट्रैम ट्रैक अपीयरेंस भी है, और पेरिहाइलर जो है ना, बायलेटरल पेरिहाइलर जो है, सिस्टिक ब्रांकाइक्टेसिस भी है, और ट्यूबुलर भी है, और एम्फाइजेमेटस भी है, और एक इसमें तो इम्पेक्टेड ब्रांकाइक्टेसिस का लग रहा है, सेकेंडरी इन्फेक्शन। एंड सारी फाइंडिंग्स आपने बता दी, लेकिन कंक्लूड आप उसको। ये इन्फेक्शन, ये ब्रांकाइक्टेसिस में सुपरएटेड इन्फेक्शन लग रहा है, ये राइट लोअर लोब। और ऐड करना चाहेगा, हो सकता है, लेकिन इसमें स्कोर ब्रोंकोमेगाली की सेकेंडरी ब्रोंकाइटिस भी है। सही है, आपने फाइंडिंग सारी बता दी थी। ट्रैकियोमेगाली भी आपने बता दी थी। बस फिर आपने फाइनल इसमें पहुंचना होता है कि इसकी कॉज क्या है, तो इसकी कॉज ये है। सर ये किस चीज का केस है? ये हाँ,
मोनियर कॉन सिंड्रोम का है, जिसमें ट्रेकियो ब्रोंकियोमेगेलिया आपको मिल रही है। ट्रेकिया देखिए कितना वाइडेंट है, और उसके साथ आपको मल्टीपल एरियाज ऑफ ब्रोंकिक्टेसिस है, फिर कंसोलिडेशन भी कुछ एरियाज में आपको मिल रही है, पेरीब्रोंकियल थिकनिंग भी है। तो ये मोनियर कॉन का क्लासिक केस है। ठीक है, रेयर सिंड्रोम है मेरे ख्याल से, लेकिन ये क्लासिक केस एग्जाम फिल्म है ये भी। तो थैंक यू वेरी मच। मैंने इतनी स्लाइड्स की थी, कुछ केसेस शायद रह गए तो वो हम नेक्स्ट में कर लेंगे, और होपफुली आपका अच्छा कॉन्सेप्ट बन गया होगा। मेरा खुद रिवाइज हो गया। जज़ाकल्लाह सर, एक्सीलेंट एक्सीलेंट क्लास डॉक्टर ज़ीशान, अल्लाह पाक ब्लेस यू सर। बस सर, मेरे एक पास उधर जी पूछे सर वो एक पॉइंट क्लियर कर दीजिए, वो जो आपने बताया था ऑर्गेनाइजिंग नमूनिया एंड क्रॉनिक नमूनिया का डिफरेंस फिशरिंग वाला, तो आप सीटी पे समझा दें प्लीज। हाँ, वो फिर केस में लगाऊंगा ना नेक्स्ट क्लास में, तो आपका ये क्वेरी में हल कर दूंगा दोनों लगा के कि कैसे वो क्रॉस करता है नहीं करता। मेरे पास अभी कोई इतने खाली स्पॉट इमेजेस हैं, तो इसमें स्पॉट इमेज में बताना मुश्किल होता है। थैंक यू। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच। आप गिलगित से ट्रैवल करके इस्लामाबाद आए स्पेशल क्लास देने के लिए सर। हैट्स ऑफ टू यू सर। आया तो किसी और मकसद के लिए था, लेकिन क्लास मैंने कहा चलो इस्लामिक नहीं, क्लास आपने हमें इस काबिल तो समझा ना कि आप हमारी क्लास लें, और नेट के इशू की वजह से आप स्पेशल सर। हैट्स ऑफ टू यू सर अगेन। नहीं, आप लोगों से मैंने सीखा है काफी। डॉक्टर नईम जो है और डॉक्टर नस्मा और बाकी सारे जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं उनसे ही मिले और अपना एग्जाम पास किया। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम अपना नॉलेज शेयर करें आपसे। तो अच्छा कनेक्शन मुझे वहाँ मिल गया, तो होपफुली मैं आप लोगों की और क्लासें भी लूंगा, अगर आप लोग भी लेंगे, अगर आपको अच्छा लगता है तो। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह इंशाल्लाह महीने में 1-2 क्लास। इंशाल्लाह सर, व्हाई नॉट, क्यों नहीं, मोस्ट वेलकम। और किसी की कोई क्वेरी हो, बाकी नेक्स्ट क्लास में भी कुछ HRCT के केसेस देख लेंगे और ये रिवाइज कर लेंगे, ताकि हमारी वो अप्रोच जो है वो पक्की हो जाए। ठीक है, इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह सर सर। एक बात कहनी थी। जी जी सर आज डॉक्टर वकार की आवाज बहुत ऊंची आ रही थी। मैडम उनको स्पेशली एडवाइस किया था कि माइक का इश्यू सॉल्व करके आए। वकार का टेम्पो बन रहा है ना, टेम्पो बन रहा है ना। सर एक बात कहनी थी। जी जी कहें मैडम। क्लास में डॉक्टर अंबर क्यों टॉन्ट करती हैं सारी पार्टिसिपेंट्स को? नहीं 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 नहीं, वो टॉन्ट नहीं करते सर जी, आपको फील हुआ ऐसा? इसमें आपने जो पहला स्लाइड लगाया था जिसमें LCH था, और उसकी जो है ना वो ज्यादातर जो उसका स्काउट जो व्यू लगा था, उस स्काउट व्यू पे उसका बेजल स्पेयरिंग जो है ना वो क्लियर नहीं था, और PCP से उसका डिफरेंशिएशन करना वो काफी मुश्किल था, क्योंकि ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज विद जो पेरीहाइलर सिस्टिक फॉर्मेशन जो थी वो उसको ज्यादा टच कर रही थी। ये वाला आप कह रहे हैं? ये देखे ना, ये जो स्काउट व्यू आपने लगाया ना, इसमें वो जो बेजल स्पेयरिंग होती है, LCH की जो टिपिकल फाइंडिंग होती है, बेजल स्पेयरिंग, इसमें देखो, इसमें जो स्काउट व्यू है इस पे नहीं अप्रिशिएट हो। बाकी जो स्लाइड है इस पे टिपिकल ग्राउंड ग्लास और सिस्ट फॉर्मेशन है ना पेरीहाइलर में, तो PCP से इसको कैसे हम सेपरेट, हिस्ट्री के बगैर तो नहीं कर सकते ना। नहीं, हिस्ट्री के बगैर नहीं कर सकते। एड्स और HIV की हिस्ट्री अगर ना हो तो इसको तो मुश्किल है। हाँ, इसमें देखे ना एग्जाम में वो ये नहीं देखते कि आपकी एग्जैक्ट डायग्नोसिस क्या है, वो आपकी अप्रोच देखते हैं। अगर आप इस तरह बोल के ना साथ आप डिफरेंशियल में ये भी बोल रहे हैं कि PCP नमोनिया का भी डिफरेंशियल दे रहे हैं कि HIV के साथ को रिलेट करूंगा, क्योंकि जो मेरे पहले 2 स्टेशन वो थे ना जो मैंने अभी तक पास किए, पहली दफा अटेम्प्ट में भी, दूसरे अटेम्प्ट में भी, मेरा MSK पिछली दफा बहुत बुरा हुआ था और मैं समझ रहा था मैं उसमें फेल हूँगा। उसमें मैं पास था। क्यों? क्योंकि मैं डिफरेंशियल्स देता था और चीज को बोलता था और बोल के उसको जस्टिफाई करता था। ठीक है, एग्जाम लक पे भी बेस करता है, लेकिन साथ आपकी अप्रोच भी देखी जाती है। जो आपकी चीजों में कंट्रोल, आपके हाथों में जो चीज है ना वो तो आपने करनी है। तो अगर ऐसा केस लगता है तो आपकी थिंकिंग बहुत अच्छी है, मैं आपको इसमें पास करूंगा। बेशक आप इसमें PCP दे दें, बेशक आप इसमें
LCH दे दें, दोनों ठीक है। लेकिन आपका थिंकिंग, आपने जो सोच रहे हैं ना वो आपने एग्जामिनर को बताना है। एग्जामिनर आपके जहन के अंदर नहीं जाएगा। हो सकता है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों, लेकिन आपने वो कॉन्सेप्ट्स लाउड करके पेशेंट उसको डॉक्टर को कन्वे करने हैं। तो आपकी थिंकिंग बहुत ठीक है इसमें। डॉक्टर नो असलम, डाउट। पीसीपी में कोई ये ग्रेडियंट नहीं होता, वो डिफ्यूजली होगा ना, सिस्टिक लीजन्स आएंगी उसमें और एड्स की हिस्ट्री होगी। नईम भाई, ये जो स्लाइड है ना, ये पीसीपी वाला, ये दोनों आप लगा लो ना साथ साथ, तो बस तकरीबन वही चीज है। बस एक हिस्ट्री पे हम इसको क्लियर करेंगे, या स्काउट व्यू को देख के ना, या एक्सरे पे देख के, तो उसका बेजल स्पेयरिंग बिल्कुल क्लियर कट, उसके मार्जिन जो है ना बेस स्पेयर होते हैं। एलसीएच की ये टिपिकल फाइंडिंग होती है कि बेजल स्पेयरिंग होती है, मेल होता है, हिस्ट्री स्मोकिंग होती है, और बेजेर शेप सिस्ट विद नोड्यूल्स। ठीक। और एग्जाम में आपको और भी, यानी यहाँ हम एक एक स्लाइड लगा लेते हैं, उसमें आपको एक्सियल भी मिलेंगे, कोरोनल भी मिलेंगे, सैजिटल भी मिलेंगे, तो आपने सारों को देखना है और को रिलेट करना है। एक और टिप जो मैं देना चाहता हूँ, जो मैंने इस दफ़ा फॉलो की थी, कि जब आपके सामने ये फिल्म लगती है तो आपने आते साथ ही बोलना शुरू नहीं कर देना। आप 10-20 सेकंड्स का पॉज ले सकते हैं। 10-20 सेकंड में गौर से देखें, फिर आप उसको डिस्क्राइब करना शुरू करें। वो 10-20 सेकंड होते हैं ना, उसमें आपके न्यूरॉन्स जो होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और फिर आप सही लाइन पे जाना शुरू करते हैं। एकदम आप घबरा जाएंगे ना देख के और बोलना शुरू कर देंगे, क्योंकि आपके मुंह से जो भी लफ्ज निकलेगा एग्जामिनर ने उसको पकड़ लेना है। आपने ब्लेंडर मार लिया तो वो आपके एक ब्लेंडर पे आपका पूरा एग्जाम फेल कर लेता है। अनफॉर्चुनेटली ये सिस्टम है हमारा। तो आपने इस चीज़ को, जो आपके हाथ में चीज़ें हैं ना, आपने वो चीज़ें अवॉइड करनी है। साथ एग्जामिनर से परमिशन भी लेना है कि सर मैं एक सेकंड देख सकते हैं। हाँ, वैसे अगर आप साइलेंट रह जाओ तो वो भी अच्छा नहीं रहता। अगर नहीं उसको ज्यादा कह दो लॉन्ग कि पॉज नहीं लेना, लॉन्ग पॉज नहीं लेना। 10 to नहीं, 10 कह दे सेकंड बंदा कि मैं सर मैं देख लूं फिर शुरू हो जाऊं। ऐसे बिल्कुल ठीक है। ठीक है बस सर, आप कर दें थैंक यू। इंशाल्लाह। थैंक यू जीशान भाई, सर बड़ी जीशान, मेहरबानी सर, बहुत अल्लाह ब्लेस अरसा यू, बाद आपको सुना। थैंक यू। अल्लाह ब्लेस यू सर, अल्लाह हाफिज।